हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रीगर जॉन मेंडल के एक पर्टिकुलर लॉ के एक्सेप्शन के बारे में। तो अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे तीन लॉज डिस्कस किए थे। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, जिसका एक्सेप्शन क्या था? जिसका एक्सेप्शन था मेल हनी बी जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैप्लॉइड होते हैं और अल्टीमेटली पेयर में जिनके क्रोमोसोम्स काम नहीं करते, जिनके जीन्स काम नहीं करते पेयर में। उसके बाद सेकंड था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके केस में हमने क्या पढ़ा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस जैसे एक्सेप्शंस। थर्ड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो यूनिवर्सल लॉ है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दिया गया था। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कहता था कि जो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब दो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग गैमीट का हिस्सा बनने के लिए वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो सेपरेशन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक जीन जो है, एक कैरेक्टर का जीन जो है वो दूसरे कैरेक्टर के साथ हमेशा जुड़ा नहीं रहेगा, वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली मूव करेगा उसे जिस पर्टिकुलर गैमेट का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए, तो देखा गया कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके केस में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कुछ जीन्स जो है वो आपस में साथ में ही मूव करते हैं। मतलब और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट यानी कि इंडिपेंडेंटली गैमीट्स का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा गया लिंकेज। यानी कि लिंकेज ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को चैलेंज करता है। ठीक है, और बहुत जगह देखा गया। तो लेकिन लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डील करेंगे, दैट इज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। वैसे वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मियोसिस का पार्ट है, बट हम यहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे ताकि हमें लिंकेज टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट, क्रॉसिंग ओवर वो मैकेनिज्म है जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस। वो भी मियोसिस में आप कितने पार्ट्स देखते हो, है ना? मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये दो स्टेजेस आती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये दो पार्ट्स हैं, है ना, मियोसिस के। जिसमें से क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस फर्स्ट में होती है, वो भी उसके प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर डील करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन, उसमें कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस होता है और किस स्टेज में होगा, एवरीथिंग। बट यहाँ पे हम एक ब्रीफ ले रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट में होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि मियोसिस सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होगी, अदरवाइज नहीं होता। राइट, गैमीट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन इन प्रोसेसेस के दौरान होता है। तो अब क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट पे क्रॉसिंग ओवर होता है क्या कंडीशन इसमें? जैसे कि हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये आ गया सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आ गया इसका होमोलॉग। मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूं ताकि आप इजीली से समझ पाओ। सो दिस इज इट्स होमोलॉग। इसकी आगे दूसरी आर्म ये। ठीक है, ये दो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन आपस में इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड आर्म्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। राइट, सो अब ये आ गए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या करेंगे, इनके केस में एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बनता है जिसकी वजह से आर्म्स जो है यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में पास आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास आ जाएंगे। किस तरीके से, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अभी ये सेपरेट नहीं हुए हैं, इट इज ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, डिवीजन नहीं हुआ है। सो दिस इज द आर्म अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है।
ठीक है, बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होने चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट आर्म्स। सो ये है, लेट्स से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में आगे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इन सब के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, आर्म्स जो है वो ओवरलैप कर चुके हैं, इस तरीके से ओवरलैप हो गई है। अब ओवरलैपिंग के दौरान क्या होगा, एक क्रोमोसोम का जो जीन सेगमेंट होगा वो कट के दूसरे क्रोमोसोम के उसी सेक्शन में फिक्स हो जाएगा, और बदले में दूसरा क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम को अपना वाला पार्ट दे देगा। ठीक है, यानी कि जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं वो सेम कैरेक्टर के होते हैं, सेम कैरेक्टर के जीन के बदले सेम कैरेक्टर के जीन दूसरे क्रोमोसोम के आर्म में जाएंगे, आपस में एक्सचेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक के केस में हाइट का कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हुआ तो दूसरे के केस में आई कलर का ट्रांसफर हो गया, हेयर कलर का ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा, सेम एरिया में एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्सचेंज के दौरान इस तरीके से अरेंजमेंट बन जाएगा, यानी कि जब ये आ गया, ये प्रोसेस जो हो रहा है इसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो, यानी कि दो आर्म्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओवरलैप कर रही है, दिस प्रोसेस इज क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होगा, जीन्स जो है वो आपस में टूटेंगे, ट्रांसफर होंगे और रिकंबाइन हो जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन के बाद ऐसा अरेंजमेंट बनता है, यानी कि ये सेगमेंट एक्सचेंज हुआ और ये सेगमेंट एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो आ गया कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट, ये आ गया दूसरे होमोलॉग का पार्ट जो यहां पे जुड़ गया, सेम इसके होमोलॉग के साथ हुआ होगा। ये देखिए, अब ये आ गए आर्म्स, तो इसमें क्या हो गया, इसके होमोलॉग का ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये आ गया होमोलॉग का पार्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जीन्स जो है वो टूट के रिकंबाइन हुए, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब अब क्या है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आपने देखा जीन सेगमेंट एक्सचेंज हुए, यानी कि एक क्रोमोसोम जो एज सच गैमीट का हिस्सा बनने वाला था, अब वो पूरा का पूरा वैसा ट्रांसफर ना होके इस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, यानी कि कुछ हिस्सा इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का, ऑल दो सेम कैरेक्टर के जीन ही जाने वाले हैं, बट क्या पता यहाँ पे सारी डोमिनेंट फॉर्म्स हो, यहाँ पे सारी उस सेगमेंट में रिसेसिव फॉर्म्स हो, रिमेनिंग तो पूरा डोमिनेंट रह गया, छोटे छोटे पार्ट रिसेसिव के आगे। ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कि पूरा डोमिनेंट या पूरा रिसेसिव अरेंजमेंट हो, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट नॉर्मली क्या था, जिस फॉर्म में जाने वाला था वैसा फॉर्म नहीं गया। अब क्या है पता, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में कोई ये वाला सेगमेंट नीचे वाला सेगमेंट एक्सचेंज हुआ हो, सेकंड ऑफस्प्रिंग में ये वाले सेगमेंट से एक्सचेंज हुए हो, डिपेंडिंग अपॉन की सेगमेंट कौन से एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक मिक्सचर ऑफ जीन्स जो है वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ जीन्स जो है वो क्रिएट हो जाता है और वेरिएशन आ जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो ये जस्टिफाई जरूर कर रहा है, यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन हो रही है कि एलील्स अभी भी इंडिपेंडेंट है, बट दिक्कत तब आती है जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, जब सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है तो कुछ जीन्स इतने क्लोज होते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेगमेंट एक्सचेंज के दौरान वो अलील्स हमेशा साथ में ही मूव करते हैं, वो सेपरेट ही नहीं होते। ठीक है, वो इतने क्लोज होते हैं कि जब भी सेगमेंट बदलने वाला है वो जीन साथ साथ में ही मूव करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को लेकर कॉमन अरेंजमेंट आएंगे। ठीक है, परसेंटेज वाइज वही चीज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, और यही कॉन्सेप्ट जो है जिसमें आप क्लोजनेस ऑफ जीन्स देखोगे और क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो अलग नहीं होगे, उसे ही लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट एक बार डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या है लिंकेज, किस तरीके से वो एनालाइज कर पाए कि लिंकेज एग्जिस्ट कर रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर जगह काम नहीं करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। नाउ लिंकेज, सो लिंकेज जो है वो ये बताता है कि जीन जितने क्लोज होंगे उतना कम चांसेस है कि रिकॉम्बिनेंट्स आए, यानी कि रिकॉम्बिनेशन बनने के उतने ही कम चांसेस होंगे। तो लिंकेज जो है वो कह रहा है कि जीन डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन एक साथ ही मूव कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से वो लिंक्ड दिखते हैं।
ऐसा लगता है कि वो इतने लिंक्ड है कि वो एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो रहे, बट ऐसा नहीं होता कि सेपरेशन कंप्लीटली नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेपरेट ही नहीं हो पाते क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है उनके बीच में, तो वो उनका सेपरेशन के चांसेस ही कम हो जाते हैं। तो जीन डिस्टेंस जितना कम होगा उतने रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, यानी कि उतने कम रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे रिकॉम्बिनेंट्स आने के। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि पेरेंट कैरेक्टर से अलग अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, सो अब इसी इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सप्लेन की थी। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो है उन्होंने लिंकेज को एक्सप्लेन किया व्हाइल वर्किंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। तो थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। ड्रोसोफिला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेनी जो है प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, सो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई पे काम करने के दौरान उन्होंने कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एनालाइज किए, क्योंकि वो डायहाइब्रिड कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, डायहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे, तो दो सेट ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम वो स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करने के दौरान उन्होंने देखा कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, यानी कि एक जो बिल्कुल पेरेंट टाइप है। ठीक है, पेरेंट टाइप जैसे कि हम पी प्लांट में ले रहे थे ना, पी प्लांट में हमने राउंड और रिंकल्ड सीड जो है, ठीक है, सॉरी, राउंड और येलो सीड जो है वो पेरेंट टाइप लिया था, और रिंकल्ड एंड क्रीम जो है वो दूसरा पेरेंट था, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंट और कंप्लीट रिसेसिव जो है वो कैरेक्टर लिया था, है ना। तो आपने पेरेंट टाइप भी देखे, यानी कि राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो कैरेक्टर्स भी देखे, और रिकॉम्बिनेंट्स भी देखे, यानी कि राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो, ये अरेंजमेंट भी देखे। तो पेरेंट से अलग टाइप भी कैरेक्टर्स आते हैं और पेरेंट के सेम टाइप भी कैरेक्टर्स आते हैं। जो पेरेंट से कैरेक्टर अलग आते हैं, नया कॉम्बिनेशन आता है, तो उसे रिकॉम्बिनेंट अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर के दौरान उन्होंने यही चीज देखी कि रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं, पर रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू पेरेंटल अरेंजमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनालाइज किए थे, उन्होंने जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनालाइज किए ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट वो सारे एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स थे, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कैरेक्टर्स थे। अब इनके केस में क्या अरेंजमेंट रहता है, जैसे ह्यूमंस के केस में अरेंजमेंट रहता है ना कि फीमेल जो है वो एक्स एक्स होती है और मेल एक्स वाई होता है। इनके केस में भी ऐसे होता है, फीमेल जो है वो एक्स एक्स होती है ड्रोसोफिला के केस में, मेल जो है वो एक्स वाई अरेंजमेंट के साथ होता है। बट एक्स क्रोमोसोम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। आपको एनसीईआरटी में भी सेम डायग्राम दिखेगा, इस तरीके से बार दिखेगा आपको, और जो वाई क्रोमोसोम है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो अब ये अरेंजमेंट आप कहाँ देखोगे, एनसीईआरटी में भी ये अरेंजमेंट बनाया वाई क्रोमोसोम के लिए, ये एक्स के लिए। और थॉमस हंट मॉर्गन ने अल्फाबेट कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट यूज करके डोमिनेंट और रिसेसिव को रिप्रेजेंट नहीं किया था, उन्होंने डोमिनेंट के लिए प्लस साइन यूज किया था। ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में प्लस साइन दिख रहा है डब्ल्यू पे, एम पे, वो सारा रिप्रेजेंट करता है कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। वाइल्ड टाइप जहां पे लिखा है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये एक्स लिंक कैरेक्टर्स उन्होंने कंसीडर किए, यानी कि इस क्रोमोसोम पे वो कैरेक्टर नहीं होंगे, सिर्फ एक्स पे होंगे। मेल के केस में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में एक ही पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे उस कैरेक्टर का एलील दिखेगा। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर लिए। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो लिया था उस दौरान उन्होंने जो कैरेक्टर लिए वो थे उनका आई कलर एंड बॉडी कलर। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल की बात करें तो फीमेल जो थी ली वो व्हाइट आइड ली एंड येलो बॉडी, और जो मेल था, मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके केस में रेड आइड अरेंजमेंट लिया जो डोमिनेंट कैरेक्टर है,
एंड ब्राउन बॉडीड अरेंजमेंट लिया, अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर। ये दो कैरेक्टर्स इन्होंने कंसीडर किए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब मैं इसको दिखाऊंगी किस फॉर्म में, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट के फॉर्म में, यानी कि ये आ गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेते हैं, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्योंकि एनसीईआरटी में सेम अरेंजमेंट लिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है यहां पे, इस तरीके से दो बार्स बनाएंगे और ये एक सिंगल एक्स बार यहां पे और वाई के लिए ये अरेंजमेंट। तो ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे जीन प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जीन फॉर येलो वाई, एंड ये आ गया व्हाइट आई के लिए डब्ल्यू, येलो एंड डब्ल्यू। प्लस साइन मेंशन नहीं किया मतलब रिसेसिव एलील्स है। यहाँ पे वाई प्लस और ये आ गया डब्ल्यू प्लस, यानी कि वाई टाइप अरेंजमेंट जो है डोमिनेंट अरेंजमेंट। ठीक है, सो ये इस तरीके से कैरेक्टर्स थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें क्रॉस ब्रेड करवाया। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कराइए। फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे पहले जरूरी है हम गैमीट्स अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से गैमीट्स बनेंगे। तो गैमीट्स इस केस में क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, है ना, यानी कि ये क्रोमोसोम के साथ। रिकॉम्बिनेशन अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी रही है तो इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए क्या होगा, सेम एलील्स ही आने वाले हैं, यानी कि दोनों तरह के रिसेसिव हैं। ठीक है, यानी कि ये आ गया कैपिटल वाई, सॉरी वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल स्मॉल नहीं है, प्लस का अरेंजमेंट आप देखेंगे। और इस केस में जो गैमीट्स आप देख पाओगे, एक तो ये अरेंजमेंट दिखेगा आपको जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और एक दूसरा गैमीट बनेगा जिसमें वाई आएगा। वाई के केस में इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए कोई भी अलील नहीं है, तो यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका रोल सिर्फ मेल और फीमेल जो है फीचर देने के लिए है, अदरवाइज इन कैरेक्टर्स के लिए कोई भी अलील नहीं होगा। ठीक है, सो ये गैमीट्स बनने वाले हैं इन पर्टिकुलर केस में, यानी कि F1 जनरेशन के लिए इन गैमीट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो जितनी भी प्रोजेनिस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो बनाते हैं। तो प्रोजेनिस की पॉसिबिलिटी क्या थी, प्रोजेनिस की पॉसिबिलिटी यानी कि एक सेम तरह का गैमीट इसके साथ और इसके साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, यानी कि ये अरेंजमेंट आएगा, ये, और दूसरा ये पॉसिबल अरेंजमेंट से, मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, पॉसिबल अरेंजमेंट्स की बात कर रही हूँ। यहां पे आ गया ये मेल, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, ये आ गई फीमेल वाई और डब्ल्यू, एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, ये फीमेल और ये मेल आ गया, ये F1 जनरेशन आ गई आपके पास। ठीक है, F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हो, अगेन यहां पे अब क्या आया, कैरेक्टर क्या आएगा, व्हाइट आइड और सॉरी रेड आइड एंड येलो बॉडी। फीमेल क्या थी, व्हाइट आइड येलो बॉडी थी, अब क्या आई, रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी। ठीक है, तो रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी। और मेल कैसे आएगा, मेल के केस में क्या आएगा, व्हाइट आइड, रिसेसिव कैरेक्टर्स आ गए, अपोजिट हो गए, व्हाइट आइड एंड येलो बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। ये आगे आपके पास F1 जनरेशन, इसमें कुछ कोई चीज पता नहीं चली। लेकिन अब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, जो एक्चुअली बताएगा कि इन गैमीट्स के बेसिस पे क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, यानी कि ये अब गैमीट्स बनेंगे ना, इसके केस में कैसे गैमीट्स बनेंगे F2 जनरेशन के लिए जो हम कंसीडर करने वाले हैं। इसके केस में जो गैमीट्स बनेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो है वो ये आ गए, 1 2 3 और 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। 4 पॉसिबल कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्या हो सकता है, हम पेरेंटल टाइप गैमीट अरेंजमेंट ले, वाई और डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट तो हमें पता है। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद देखते हैं, वाई और डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस और डब्ल्यू, ये पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। और यहाँ के केस में देखें, एक्स और वाई के बीच में तो रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं, और वाई के केस में कोई क्रोमोसोम नहीं होता है सच, तो ये दो तो तरह के पॉसिबल गैमीट्स हैं।
एक एक्स क्रोमोसोम के साथ और एक वाई क्रोमोसोम के साथ गैमीट्स आएंगे, यानी कि 50% ऑफ द गैमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड 50% रिमेनिंग विद वाई क्रोमोसोम। तो ये पॉसिबल गैमीट्स है F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, सो ये आ गया पूरा अरेंजमेंट, बिल्कुल सेम है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बस कुछ चीजें समझने की जरूरत है। एनसीईआरटी में डायग्राम बेसिस पे दिखाया गया है एक्स क्रोमोसोम्स को और एक्स वाई क्रोमोसोम को, ठीक है, और डोमिनेंट और रिसेसिव को प्लस ऐड करके डिफरेंशिएट किया गया, यानी कि जो डोमिनेंट है जहां पे वाइल्ड टाइप लिखा है वहां पे प्लस मेंशन किया है, ठीक है। तो डोमिनेंट अरेंजमेंट है रेड आइड ब्राउन बॉडी, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहानी कुछ भी नहीं है, ये बस इसका क्रॉसिंग होगा, अल्टीमेटली कैरेक्टर्स बनेंगे, क्या पॉसिबल कैरेक्टर्स बनेंगे वो मैं बताती हूँ। बट हमें मेनली जो जानना है वो जानना है परसेंटेज, कि कितना परसेंटेज आया रिकॉम्बिनेंट्स का और कितना आया पेरेंटल टाइप का, ठीक है। तो अब वो डिस्कस कर। नाउ दिस इज द F2 जनरेशन, ये है इन गैमीट्स के बेसिस पे, ठीक है। हमने चार पॉसिबिलिटीज देखी रिकॉम्बिनेशन के बाद, दो पेरेंटल अरेंजमेंट ही थे, वाई और डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, बाकी ये दो थे जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बने गैमीट अरेंजमेंट। और फीमेल मेल के केस में यही पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जो है वो नहीं हो सकती थी क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, अलग क्रोमोसोम है, राइट। तो अब क्या है, जब हमने F2 जनरेशन बनाई चार पॉसिबिलिटी के साथ, मेल क्रोमोसोम के साथ अल्टीमेटली, तो हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो फर्स्ट चार केसेस में आप यहां पे देख पा रहे हो वाई डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि वाई टाइड येलो बॉडीड अरेंजमेंट, मेल और फीमेल है, ठीक है। सो वाई टाइड एंड येलो बॉडीड अरेंजमेंट, ये आ गया। तो दोनों केस में ये होगा वाई टाइड एंड येलो बॉडीड अरेंजमेंट, सेम हो गया, पेरेंटल टाइप है, ठीक है। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आ गया, डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस आ गया, रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी, ठीक है। सो रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी, ये आ गया, सेम अरेंजमेंट यहां आएगा, रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी, ठीक है। अब ये आ गए चार पेरेंटल टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने पेरेंटल टाइप अरेंजमेंट देख लिए, ये बिल्कुल पेरेंट से मैच कर रहे हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन अब यहां पे देखोगे आप डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू रिसेसिव है, ठीक है, यानी कि व्हाइट आई आएगी, लेकिन वाई प्लस आ गया, ब्राउन बॉडी आ गई। तो ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आइड, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई, सेम अरेंजमेंट यहां पे रहेगा, ब्राउन बॉडी रहेगी बट व्हाइट आई रहेगी। ऐसा है, ब्राउन बॉडी रेड आई साथ में थे, पेरेंटल टाइप नहीं आया, यहाँ पे भी ब्राउन बॉडी रेड आई थी, पेरेंटल टाइप अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं आया, रिकॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंट देखोगे, Y और डब्ल्यू प्लस आ गया, ठीक है, Y और W है यहाँ पे, तो डोमिनेंट कौन सा W प्लस, Y रिसेसिव आ गया, यानी कि हमारे पास रेड आई आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया रेड आई, उसके साथ आएगी येलो बॉडी, ठीक है, एंड येलो बॉडी आ गया, सेम रिकॉम्बिनेंट, तो येलो बॉडी आ गई। तो ये आ गए चार हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टाइप अरेंजमेंट। तो इस तरीके से उन्होंने रिकॉम्बिनेशन भी देखा, ठीक है, उन्होंने कॉम्बिनेशन देखा, तो दोनों तरह के अरेंजमेंट मिले। लेकिन जब परसेंटेज काउंट करने की बारी आई ना, रेशियो काउंट करने की बारी आई, तो बहुत डिफरेंट थी। तो उन्होंने रेशियो देखा, जब परसेंटेज देखा पेरेंटल टाइप का, तो उन्होंने देखा कि 98.7% जो है ऑर्गेनिजम्स वो पेरेंटल टाइप ही है, उनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। मतलब रिकॉम्बिनेशन इतना कम हुआ है कि मैक्सिमम पेरेंटल टाइप अरेंजमेंट है, while recombinant type of organisms can be seen only 1.3%, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फिगर आउट किया कि रिकॉम्बिनेशन जरूर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर जरूर हो रही है, लेकिन ये जीन्स इतने क्लोज है ना आपस में कि वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान हर टाइम अलग नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बना। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया, यानी कि उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब लिया तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम तरीके से किया गया था, सेम चीजें ली, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट लिए। उन्होंने व्हाइट आई और रेड आई के साथ, ठीक है, व्हाइट आई और रेड आई के साथ लिया
मिनिएचर और लार्ज विंग्स का अरेंजमेंट। ठीक है, मिनिएचर और लार्ज विंग्स का अरेंजमेंट। जैसे कि आप कैरेक्टर देख रहे हो यहां पे, व्हाइट आई का कैरेक्टर यहां पे था, इस पर्टिकुलर जगह पे व्हाइट आई है, व्हाइट आई का कैरेक्टर है, तो व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स। ठीक है, व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग्स। रिसेसिव कैरेक्टर्स लिए फीमेल में, ये आगे फीमेल और ये आ गया मेल कैरेक्टर्स, और मेल में लिए डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि रेड आई विथ लार्ज विंग्स। अगेन एक्स क्रोमोसोम बेस्ड अरेंजमेंट किया, लेकिन इस केस में एलील्स थोड़े से दूर थे। ठीक है, यानी कि आप यहां पे देख रहे हो व्हाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्स, और इसमें आगे वाइल्ड कैरेक्टर यानी कि रेड आईज एंड लार्ज विंग्स। ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसके केस में सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने रिकॉम्बिनेशन देखा, ठीक है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस में थे जीन्स, जब इन्होंने देखा कि जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसमें पेरेंटल टाइप यानी कि सेम अरेंजमेंट के साथ जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो थे 62.8%, और अल्टीमेटली जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे 37.2%। डिस्टेंस बढ़ा, रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ गए, तो 62.8 और 37.2 अरेंजमेंट। तो अब यहां पे फिगर आउट करो 98.7, क्योंकि जीन्स क्लोज थे तो पेरेंटल टाइप ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम हो गए। यहाँ पे कंपेरेटिवली रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है 1.3 और 37.2, क्योंकि जीन्स जो है थे वो थोड़े से दूर थे, यानी कि विंग्स और आई कलर का जीन जो है वो थोड़ा सा दूर था क्रोमोसोम में, इसलिए रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आ गए। तो अल्टीमेटली वो फिगर आउट कर पाए कि जो जीन का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप्स उन्हें मिलेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, सो इस तरीके से थॉमस एंड मॉर्गन फिगर आउट कर पाए कि लिंकेज एग्जिस्ट करती है, और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर बार पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली इनके रिसर्चर ने इसी कॉन्सेप्ट को, रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। उनका नाम था एल्फ्रेड स्टूटरवेंट। एल्फ्रेड स्टूटरवेंट ने इनके इस कॉन्सेप्ट को समझा, रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, और जीन मैपिंग भी डिस्क्राइब की थी, यानी कि जीन को मैप करना भी शुरू किया था। वो फिगर आउट कर पा रहे थे कि इस रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे, लिंकेज के बेसिस पे, कि कौन सा जीन कितनी पास है या कितनी दूर है, और अल्टीमेटली जीन मैप भी कर पा रहे थे। तो जीन मैपिंग के लिए ये लिंकेज का, रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, सो जीन मैपिंग जो है वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से भी की जाती है। ठीक है, तो एल्फ्रेड स्टूटरवेंट जो कि स्टूडेंट थे थॉमस हंट मॉर्गन के ही, जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लिंकेज, जो ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर बार नहीं होती। Now next we'll talk about the sex determination aspect in case of inheritance. So now we'll talk about sex determination. So sex determination जानने से पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम या सेक्सुअल क्रोमोसोम के बारे में किसने जाना था। सो हेनकिंग थे वो रिसर्चर। उन्होंने 1891 में जब वो इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन को एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर मूवमेंट के दौरान कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मूव हो रहे हैं आगे फर्दर सेल्स में, जो हाफ ऑफ द गैमीट्स में तो थे बट हाफ ऑफ गैमीट्स में एब्सेंट थे। यानी कि उन्होंने इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस एनालाइज की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन्होंने 50% ऑफ द गैमीट्स में वो बॉडी देखी, लेकिन रेस्ट 50 में वो एब्सेंट थी। वो बॉडी क्या थी? वो बॉडी जो थी उन्होंने उसको नाम दिया एक्स बॉडी। एक्स बॉडी के नाम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लेकिन 50% ऑफ द गैमीट्स में वो एक्स बॉडी एब्सेंट थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा तो फिगर आउट किया गया कि ये एक्स बॉडी कोई और चीज नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम है जिसे आज हम
एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो एक्स क्रोमोसोम के बारे में हम बहुत एक्स क्रोमोसोम से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि फीमेल और मेल के केस में, ह्यूमन के केस में भी एक्स क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक्स एक्स और एक्स वाई अरेंजमेंट नहीं है हमारे इस बायोस्फीयर में। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट गेमेटिक अरेंजमेंट है, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स है जो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला अरेंजमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई मेल का। ये इससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, सो इस केस में आप देख पाओ कि एक्स एक्स फीमेल है, यानी कि मेल के केस में जो क्रोमोसोम बनेंगे वो सेम तरह के बनेंगे, है ना, जो गैमीट्स बनेंगे सारे एक्स क्रोमोसोम के साथ होंगे। लेकिन मेल के केस में जो गैमीट्स बनेंगे वो 50% एक्स के साथ होंगे, वो बाकी रेस्ट 50 जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम के साथ होंगे, है ना। तो आप देख पा रहे हो मेल जो है वो हिटीरोगैमेटिक हुआ, है ना। मेल जो है वो यहाँ पे हिटीरोगैमेटिक अरेंजमेंट के साथ होगा, तो हिटीरोगैमेटी रहेगी मेल में। तो अब यहाँ पे अगर एक्स एक्स फ्यूज कर जाता है, फीमेल बन गई अगेन, है ना, एक्स एक्स फीमेल है, और एक्स वाई फ्यूज कर गया गैमीट, तो मेल बन गया। तो इस तरीके का अरेंजमेंट एक्स एक्स और एक्स वाई आप देख पाओगे मैमल्स के केस में, जिसमें से ह्यूमंस भी हैं, और कुछ इंसेक्ट्स के केस में। रेस्ट रेस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के केस में आप देख पाओगे एक्स एक्स फीमेल अरेंजमेंट विद एक्स जीरो मेल अरेंजमेंट। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें है रेस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्रास होपर। ग्रास होपर की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंटली एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, तो हम यहाँ पे उसे डिस्कस जरूर करेंगे। सो एक्स जीरो मेल है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेल के केस में जो गैमीट्स बनेंगे उसमें क्या होगा, 50% एक्स क्रोमोसोम्स के साथ होंगे और 50% जीरो क्रोमोसोम, जीरो सेक्स क्रोमोसोम के साथ। ये ओ नहीं है, ये जीरो है। ठीक है, एंड फीमेल के केस में जो गैमीट्स बनेंगे वो सारे सिमिलर होंगे एक्स क्रोमोसोम के साथ, है ना। सो यहाँ पे आप देख पाओ एक्स एक्स फीमेल आ जाएगी यहाँ पे, और एक्स जीरो हुआ तो मेल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप अगेन देख पा रहे हो मेल हिटीरोगैमेटी है। वैसे ही फीमेल हेटेरोगैमेटी भी आपको देखने को मिलेगी। फीमेल हेटेरोगैमेटी में एक एग्जांपल है हमारे पास बर्ड्स की, जिसमें ZW फीमेल्स होती हैं विथ ZZ मेल। देख रहे हो, फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक अरेंजमेंट के साथ होगी। ऐसा अरेंजमेंट आपको बर्ड्स के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे फीमेल के केस में जो गैमीट्स बनेंगे तो हाफ ऑफ द गैमीट्स में Z क्रोमोसोम, हाफ में W, और मेल के केस में जो बनेंगे वो सारे सिमिलर विद Z क्रोमोसोम। ठीक है, सो अब फ्यूजन है, तो फ्यूजन के केस में क्या देख पाओगे, Z Z के साथ फ्यूज किया तो मेल बन गया, W Z के साथ किया तो फीमेल बन गया, है ना। सो ऐसे आता है अरेंजमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फीमेल हिटीरोगैमेटी है, यानी कि फीमेल आई हिटीरोगैमेटिक अरेंजमेंट के साथ। इन दो केसेस में मेल हिटेरोगैमेटी थी, यहाँ फीमेल हिटेरोगैमेटी है। तो यहाँ पे तो हम क्रोमोसोम टाइप कौन सा था उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, मेल और फीमेल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे क्रोमोसोम सेट यानी कि क्रोमोसोम नंबर से डिसाइड होता है कि मेल होगा फीमेल होगा। तो ऐसा केस आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मेल्स, सॉरी मेल्स नहीं, हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में डिप्लॉइड अरेंजमेंट कितना होता है, यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो सेट हो जैसे कि फीमेल में होते हैं, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 32, 16 16 32। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ 16 रहेंगे। सो फीमेल जो है उसमें डिप्लॉइड अरेंजमेंट होता है, चाहे क्वीन हो चाहे चाहे वर्कर भी हो। ठीक है, बट जो हनी बी के केस में मेल होते हैं जिन्हें आप ड्रोन कहते हो, उनके केस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है काम करने के लिए,
लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स के लिए एक चैलेंज है ना, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। तो मेल के केस में 16 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख पाओगे, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। सो अब क्या होगा, अगर जैसे फीमेल है, फीमेल जब क्या करती है, फीमेल के केस में, फीमेल हनी बी के केस में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो वे 32 क्रोमोसोम्स मियोसिस करके, मियोसिस की वजह से क्या हो जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है। तो 16 क्रोमोसोम्स के 4 गैमीट्स बनते हैं। मैं यहाँ पे 2 ही मेंशन कर रही हूँ, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो मेल बी होता है, मेल बी के केस में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मियोसिस होगी तो और हाफ हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इनके केस में मियोसिस ना होके माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के बाद 16 क्रोमोसोम के गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, अगेन एक ही मेंशन कर रही हूँ। सो अगर ये 16 और ये 16 फ्यूज करके 32 क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो वो बन जाएगी फीमेल। रेस्ट ये बन गया, ये अनफर्टिलाइज्ड एग था तो ये बन जाएगा मेल। तो जिन केस में फर्टिलाइजेशन होती है हनी बी के केस में, वो फर्टिलाइज्ड एग फीमेल में डेवलप हो जाते हैं डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ। और जिनके केस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल एग की नहीं होती है, वो मेल यानी कि ड्रोन बी में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि मेल है, वो क्रोमोसोम टाइप की वजह से डिफरेंशिएट नहीं हुआ, क्रोमोसोम सेट यानी कि क्रोमोसोम नंबर की वजह से डिफरेंशिएट हुआ। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आप बायोस्फीयर में देख पा रहे हो। ठीक है, वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं जो जेनेटिक्स आपको सिखाता है। तो इन्हीं चीजों को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे वीडियोस के साथ, आपको पूरा कंटेंट मिलता रहे। तो फर्दर हम बात करेंगे इसी चैप्टर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।